कौशिक और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज प्रयागराज में है। लेकिन आज का दिन सियासत के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब आधा चुनाव पूरा हो चुका है। आधे से ज्यादा सीटों पर जनता अपना फैसला सुना चुकी है। 231 सीटों पर 4 चरण के बाद वोटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी हो गई है। तमाम उम्मीदवार जो कि अब तक चुनाव लड़े, बड़े बड़े दावे किए, सियासी पार्टियों ने कई मुद्दों को उछाला, उन सब पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही 5वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव मैदान में डटे हुए हैं, तो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मैदान में, और हर कोई एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो करहल की सीट हार रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साइकिल का साइक्लोन चल रहा है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा की सुनामी है। प्रधानमंत्री मोदी वादा कर रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आएगी तो आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाएगी। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारी ही योजनाओं को चोरी करके सरकार इंप्लीमेंट करती है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच 4 चरण का चुनाव संपन्न हुआ और 5वें चरण के लिए अब किस तरह के मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयागराज की जनता हमारे साथ है, होगी सियासी चर्चा। लेकिन उससे पहले एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। चुनाव के चरण 4, वोटर्स किसके याद। चौथे चरण के बाद यूपी का यही है जनादेश। नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार गोंडा की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। यूपी में बीजेपी की सुनामी बनाम समाजवादी पार्टी का साइक्लोन। सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है। सुनामी हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है और साइकिल की वो रफ्तार है कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइकिल ऑन आ रहा है। 5वें दौर का रण, प्रयागराज का प्रण। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। भाइयों, किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। मुझे तो अच्छा लगा वैसे कि हमारी सरकार की नकल में अब कल परसों मोदी जी ने भी छुट्टे जानवर की बात की, तो वही बात की। अब तक का संदेश क्या है जनादेश। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। इस बार देखना, जब शराबस्ती के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। प्रयागराज से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो खत्म हो गया है मतदान का चौथा फेज और किसे मिला है जनादेश, इसे लेकर हर किसी के सियासी दावे अलग अलग हैं। इस पर चर्चा के लिए और खास तौर पर इस मुद्दे पर कि इस चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों को कितना उठाया गया और प्रयागराज की जनता क्या कहती है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रेहान जी हमारे बीच हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बाबा अभय अवस्थी जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी हमारे साथ हैं। और बसपा का पक्ष रखने के लिए लल्लन पटेल जी हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल भाजपा से, पवन श्रीवास्तव जी ये बताइए, आज कहा जा रहा है कि नहीं आएंगे अखिलेश, जनता ने दे दिया है जनादेश।
मतलब अभी तो लहर है और 7वें चरण के बाद ये भाजपा की सुनामी होगी। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साइकिल साइक्लोन लेकर आएगी। आप देखते जाइए क्या आकलन है। चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो गई, मतलब आधा चुनाव खत्म हो गया है। अखिलेश जी जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था, तो कहा था उन्होंने कि 403 में 400 सीट पाएंगे। तो आप उनके अनुमान को समझ सकती हैं कि कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, और इसीलिए उनको अकिलेश कहा जाता है। तो इसलिए आप समझ गए कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। निश्चित ही भाजपा अपना इतिहास दोहराने जा रही है 2017 का, और उससे ज्यादा मतों से, उससे ज्यादा सीटों से पुनः वापस आ रही है। अच्छा, आप अब भी कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे थे कि 2 चरणों के बाद हमने सेंचुरी लगा दी और 4 चरण के बाद हम 200 का आंकड़ा छू लेंगे। आज बड़ी बात सामने आई है, वो कह रहे साइकिल साइक्लोन ला रही है। तो आप तो 400 पार की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान होने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सुनामी और साइक्लोन पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन और जनता के बीच में दिख रही है। ये बाबा बुलडोजर 5वें चरण में ही भाजपा पूरी तरीके से परास्त होगी और बुलडोजर बाबा जाके मठ में इस बार बैठेंगे, क्योंकि जनतंत्र में जनता के मुद्दे पे राजनीति होती है, और जनता के मुद्दे पे राजनीति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के मैनिफेस्टो में आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, आतंकवाद जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, अपराध जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। अपराध के मामले में अखिलेश जी ने ही उत्तर प्रदेश में सबसे कड़ी कानून व्यवस्था लागू करने का काम किया था। महिला सुरक्षा के मामले में अखिलेश जी ने 1090 दी, और जो आज उत्तर प्रदेश सरकार उसी पे काम कर रही है। अच्छा ठीक है, कांग्रेस से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी हमने बहुत सुरक्षित प्रदेश दिया था, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त था, महिला सुरक्षा जो थी वो चरम पर थी। अब जो इस पे तो कांग्रेस पार्टी जब से उत्तर प्रदेश से गई है तब से वो चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उसमें यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का तो जो तमाशा था वो 32 साल से हम कांग्रेस के लोग देख रहे हैं। प्रियंका जी ने एक नई बात कही है, नया विजन दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन 4 चरण बीत गए, कितना लड़ पाए आप, कहाँ तक पहुँचे आप? हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि वोट परसेंटेज के आधार पर कांग्रेस पार्टी जो है करिश्माई परिणाम देगी। अच्छा। और कांग्रेस के बिना सीटें भी निकलेंगी, कितनी सीटें? कांग्रेस के बिना सेकुलर पार्टी की सरकार बनना असंभव है। अच्छा, तो मतलब किंग मेकर की भूमिका में होंगे आप। ये बताइए योगेश्वर जी, आप सबकी दलीलें सुन रहे हो। चौथे ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी क्योंकि वो शो में थोड़ी देरी से आए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस इस पर आपसे ले लेते हैं। चौथे चरण के लिए आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बनाया गया, बार बार याद दिलाया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुकदमे वापस लिए थे और बाद में उनको फांसी की सजा हुई थी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद ब्लास्ट से जुड़े हुए तार भी उत्तर प्रदेश तक लाए गए। तो आपको लगता है कि चौथे चरण में इस मुद्दे पर दांव खेलना भाजपा के लिए जो है वो मुफीद साबित हुआ होगा? बात दांव की नहीं है, बात सत्यता की है। और आतंकवाद से भारत कई दशकों से जूझ रहा है और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। और आतंकवाद के मुद्दे पर जब एक विशेष पार्टी की सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, तो उनका क्या नजरिया था, क्या दृष्टिकोण थे, कि उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी नसीहत दी कि आप मुकदमे वापस नहीं ले सकते इन आतंकवादियों के खिलाफ। तो मतलब आप मानते हैं कि इससे जनता में मैसेज खराब गया? निसंदेह, क्योंकि जनता को चाहिए अमन, चैन, शांति। ये जनता को पसंद है। सीरियल ब्लास्ट होते रहें, बम धमाके होते रहें, बलात्कार होते रहें, ये किस जनता को, किस देश की जनता को पसंद होगा? तो मतलब वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा या कह लीजिए राष्ट्रवाद का मुद्दा भी जनता की जेहन में रहा है। बसपा से बात करते हैं। आज बहन जी मायावती ने भी वोटिंग के बाद प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि सपा हमारी चिंता छोड़ दे, वो अपनी चिंता करे, सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था नेटवर्क 18 को, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं जिनके पास ये जानकारी नहीं है, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम हो सकता है बसपा के पास चले जाए, जो कभी आपके साथ रहा भी। आज मायावती ने कहा कि मैं उनको बहुत महान कहती हूं कि हाँ मुस्लिम हमारे साथ जाएगा, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं दलित भी जाएगा, सर्व समाज से जुड़े भी लोग जाएंगे। आपको लगता है कि आपने सपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है? आप कहीं हैं इस लड़ाई में अभी? बिल्कुल लड़ाई में है। बहुजन समाज पार्टी से बड़ा कोई परिवार नहीं है। मुसलमान हमारा हिस्सा है, मेरा भाई है। हिंदुस्तान
में आज से मुसलमान थोड़ी आया है। ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान भी एक हमारा पड़ोसी है ना, और हम हिंदू मुसलमान पड़ोसियों की नहीं, अपने देश वालों की बात करिए आप। हम अपने देश, तो हमारे देश में रहते हैं, आप उनकी बात करिए, पड़ोसियों की चिंता छोड़ दीजिए। हम अपने देश की मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो मेरा भाई है। ये हिंदू मुसलमान के सहारे कब तक राजनीति करेंगे? हम सब लोग चाहते हैं कि अमन चैन रहे। तो आपको लगता है कि बसपा उस पर खरी उतरती है? बिल्कुल बसपा खरी उतरेगी। चलिए ठीक है, तो प्रयागराज में आपको बता दें कि यहाँ का मुकाबला भी 5वें चरण में बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। 27 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 8 भाजपा ने जीती थी, 2 अपना दल, 2 पर बसपा का कब्जा था और 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और यहाँ की जो सबसे दिलचस्प और चर्चित सीट है वो सिराथू सीट है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट है और उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं जो है वो गर्म है कि वहां पर बहुत टफ फाइट हो सकती है। क्या वहां पर मामला फंस भी सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जनता के बीच में से ले लेते हैं। अपने हाथ खड़े करिए, अपने हाथ उठाइए और क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल पूछना चाहते हैं बताइए। 1 मिनट जी। मैं पवन श्रीवास्तव जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे कहना चाहता हूं कि शहर पश्चिमी के उम्मीदवार हो, जो भी आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 5 साल उन्होंने क्या काम किया उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी हर सभा में कहते हैं कि मैंने अतीक अहमद का घर गिरवा दिया, मैंने फला का ऑफिस गिरवा दिया। तो आप माफिया की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि माफिया का सफाया होना चाहिए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सरकार क्या माफिया केवल मुसलमान और ब्राह्मणों का मकान गिरवाएगी? क्या ब्रजेश सिंह का मकान नहीं गिरवाएगी? ठीक है, आप बैठिए और जी आप बताएं। हमारा सवाल सपा के प्रवक्ता से है। अभी अखिलेश भैया बोले थे कि हम शिक्षा मित्रों का समायोजन करेंगे। हम बीटीसी किए हुए छात्र हैं, 1.5 लाख रुपया खर्चा किए हैं। आप यदि उनका समायोजन करेंगे तो हमारी नौकरी कहाँ जाएगी? 1 लाख शिक्षा मित्र हैं, 1 लाख शिक्षा मित्र। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सबको मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। मेरा प्रश्न सभी नेताओं से है जो बैठे हैं यहाँ पे खड़े हैं। 1959 में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया देश का 5वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था रोजगार के मामले में। आज ऐसा क्या हुआ कि जब इस शहर ने 42 सांसद, 170 विधायक, न जाने कितने एमएलए, मेयर, न जाने कितने पार्षद दिए, उस इंडस्ट्रियल एरिया का इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सभी सरकारों से है। सरकारें किसी की भी रही हो पूर्व में, तो आखिर इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसका बेड़ागर क्यों हुआ और अभी तक वहां से संभावनाएं क्यों नहीं निकली हैं? सबसे पहले इस पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि प्रयागराज का ये लोकल मुद्दा है। नैनी जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको खराब करने में वहीं के कर्मचारियों का हाथ था और उन लोगों ने उसको डुबोया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब कोई भी कंपनी लगती है तो प्रॉफिट के लिए लगती है। अगर आप उसमें नेतागिरी करेंगे, काम नहीं करेंगे, लॉस होगा तो जो भुगत रहे हो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तर्क में कितना दम है कि कर्मचारियों ने डुबोया है और जब कंपनी लॉस में जाएगी तो फिर वो लॉस कौन बियर करेगा? धीरे धीरे बंदी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बड़ी भूल रही हो। और आपको याद दिला देना चाहता हूँ, इलाहाबाद की धरती पे आप खड़ी हुई हैं। पिछली सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसी नैनी क्षेत्र में हाईटेक सिटी बनवाकर लोगों के लिए यहाँ रोजगार बनाने का काम किया। इलाहाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी देने का काम किया, बिजली का प्लांट लगवाया समाजवादी सरकार ने, और इस भाजपा की सरकार ने उन्हीं के काम का फीता काटा गया है। अच्छा, ये बताइए, एक और लिस्ट में नाम जुड़ गया कि फीता काट लिया आपने, काम इन्होंने कराया, फीता आपने काटा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये यहाँ आरोप लगाते रहते हैं कि हम नाम बदल देते हैं योजनाओं का। ये तो प्रतीक यादव जो है, प्रतीक गुप्ता थे, उनके पिता का नाम बदल दिया। ये क्या आरोप लगाएंगे किसी के ऊपर? चलिए ठीक है, मैं मेरी अपील है कि आप लोग निजी ना हो, तर्कों पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। ठीक है। कांग्रेस पर भी आरोप बनता है कि अगर किसी इंडस्ट्री को बंद किया गया तो सरकार तो आपने भी चलाई है। सबसे ज्यादा तो भाजपा चीख कर कहती कि 70 साल आपने शासन किया। अरे हमने तो खाली उद्योग लगाया। वो कर्मचारी नेता से पूछ लीजिए ना कि नैनी का इंडस्ट्रियल बेल्ट किसने बनवाया था। हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, हम बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले बेच देते हैं। पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। अच्छा। और तमाशा ये है कि पूरा भारत मानता है कि हम लोग मानते हैं, कांग्रेस के लोग, कि भगवान राम हमको धरती पे लाए हैं। ये कह रहे हैं हम भगवान राम को लाए हैं।
कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से चुनाव एक्सप्रेस के मंच पर श्री राम का जिक्र हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता ने भी ये जिक्र नहीं किया, सपा ने भी ये जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने श्री राम का जिक्र कर दिया है। तो थोड़ी देर में आप मुसलमान और नकाब की भी बात करेंगे। बता दीजिए, मैं सबसे जुड़ा सवाल पूछ लेती हूँ, पहले पूछ लेती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने सेकुलरिज्म को परिभाषित कर दिया था। कम पढ़े लिखे लोग हैं, इंटर पास करने के 12 पास करने के बाद इंटर में दाखिला। ठीक है, चलिए ठीक है। कोई और सवाल जनता के बीच से? आगे आइए, आप आगे आइए। मैडम, सरकार बोल रही है कि 4 लाख नौकरी हमने साल में देने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे इतने छात्र खड़े हैं, किसी से भी पूछिए कि किसको नौकरी मिली है। यहाँ पे मैं बताता हूँ नौकरी किसको मिली है। नौकरी मिली है पुलिस वालों को, हाथरस की बिटिया को आधी रात में जलाने के लिए। नौकरी मिली है ये भगवा आतंकवादियों को लिंचिंग करने के लिए। भगवा आतंकवादियों का क्या मतलब है जी? भगवा आतंकवादियों का क्या मतलब है? आपने शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? आप माफी मांगिए पहले आप माफी मांगिए। आप आतंकियों की बात करिए। क्या कोई मुसलमान आतंकवादी कहता है कभी? नहीं। क्या कोई मुसलमान आतंकी कहता है कभी? आतंकी को आतंकी कहिए आप भगवा आतंकवादी भगवा आतंकवाद आपने इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? आतंकवाद बताइए मुझे, अब आप चलिए मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने आतंकवाद शब्द गलत बोला। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप बैठ जाइए। माफी मांग लिया उन्होंने। बैठिए आप, बैठिए अपनी सीट पर बैठ जाइए। पीछे चलिए आप, पीछे व्यवस्था बनाए रखिए। बैठिए आप लोग, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप लोग बैठिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, बैठिए। कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं, भीड़ यहाँ बेकाबू हो रही है। आप अपनी सीट पर बैठिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। सवाल तभी लिया जाएगा। व्यवस्था वो माफी मांग चुके हैं वो ठीक है। सुनिए, मेरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो माफी मांग चुके हैं। चलिए, गलत शब्द का इस्तेमाल किया। आप आगे आइए। वो भीड़ पीछे रहेगी। अब आप सवाल पूछिए, आप किससे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए, आवाज को मत दबाइए, सुनिए। इन्होंने माफी मांग ली। मैंने कहा आतंकवाद शब्द गलत था, मैं मानता हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। जो लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हैं, उसको आप क्या कहेंगी? पहलू खान को मारा गया, मोहम्मद इकलाक को मारा गया, लिंचिंग करी गई। और जो साधु संतों की लिंचिंग हुई है, उस पर भी आवाज उठा दीजिए। किसमें? साधु संतों की लिंचिंग हुई है, पालघर में लिंचिंग हुई है, उस पर भी आवाज उठा दीजिए। मैं उनकी भी हिमायत करता हूँ। ठीक है, अब आप बैठिए। अब आप बैठिए, व्यवस्था बनाए रखिए। आप बैठिए। जी, आप ही के बीच से सवाल आया, भाई साहब, वहीं से सवाल आया। चलिए, पीछे चलिए। ठीक है, यहाँ 1 मिनट। आप बैठ जाइए, सीट पर बैठिए। आप सीटों पर बैठिए, माइक पे भी जाएगा। अपने उत्साह में शो बर्बाद ना करिए। आप अनुशासन रखिए। पीछे चलिए, सीटों पर बैठो। भाई साहब, सवाल उन्हीं के बीच से आया है। ठीक है, मैंने नहीं छेड़ी है चर्चा। बैठिए वहाँ पर। वो श्री राम के नाम ले रहे हैं, वो भगवा आतंकवाद कह रहे हैं। इस शो पे थोड़ी बर्दाश्त होगा। चलिए, पीछे मैं तभी आऊंगी। सुनिए, हाँ, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से ये है कि ये बिजली फ्री देने की बात करते हैं। अपने समय में जब ये बिजली नहीं दे पाए तो 300 यूनिट फ्री क्या बिजली देंगे? ठीक है, अब आप बैठ जाइए। बैठिए, आप लोग बैठिए। यहाँ मुद्दों की बात हो रही है, यहाँ बिजली की बात हो रही है, और जनता के बीच से सवाल ही आया है। अब तो आप फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, और जब आपकी सरकार थी तब ऐसा क्यों नहीं था? देश आजादी के बाद अखिलेश यादव की एक ऐसी सरकार रही है कि जिसमें बिजली के प्लांट सबसे ज्यादा लगाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक बिजली पहुंचाई गई। बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश में भी बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश के समय में समाजवादी सरकार ने किया। और आपके मंच से बता देना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षा मित्र, जो हमारे बीएड टीटीए वाले छात्र हैं,
सबको अखिलेश जी ने 11 लाख नौकरी देने का काम सरकार आने के बाद करेंगे। इन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा, लेकिन 2017 में आप चुनाव हार गए। अब आप ये बताइए, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, सरकार के पास सवाल जा रहा है, शांत हो जाइए। उन्होंने अपनी नौकरी का आंकड़ा पेश किया कि हमने इतने लाख नौकरी दी। अब आप बताइए कि यहाँ पर नौजवान भी बैठा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला भी बैठा है, जो ये कहता है कि हमारी कोई भर्ती परीक्षा या तो बीच में अटक जाती है, पेपर लीक आउट हो जाता है, कई डिपार्टमेंट्स में पद खाली है। तो कितनी नौकरियां आपने दी और क्या आश्वासन संतुष्ट करने के लिए उनको देंगे आप? कि हमने जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है 4 लाख नौकरियों को दिया। और कल आपको डिटेल सहित उन्होंने बताया, शैलेश पांडे जी ने कल आपके चैनल पे थे, उन्होंने बताया। और नौकरी अभी प्रक्रिया चल रही है और कोई पेपर लीक आउट होता है तो उसके तत्काल हम कार्रवाई करते हैं, उसको जेल भेजते हैं। यह समाज है, इसमें समाज में राम और रावण को मिला के समाज बनता है, ना राम रहेंगे ना रावण रहेगा। तो इसमें जो रावण है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कौन है रावण, क्या मतलब है? जो पेपर लीक आउट कराते हैं करते हैं, वो चैनल है, वो सब सरकारों में हुआ करता था, वही लोग हैं। और जो लोग खाली है इस समय, जो लोग इस समय खाली, इनका कोई काम नहीं, उसी प्रक्रिया में लगे सरकार को बदनाम कराने में, और वो कर रहे हैं। और सरकार बनेगी पुनः तो हम इन लोगों को नौकरी संतुष्ट करेंगे। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोगों से सवाल है। भाई साहब, मुद्दों की बात हो रही है, आप शोर मचाना बंद करेंगे, सुनाई देगा। उधर चलिए, आप उधर चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी का आंकड़ा गिनवाया। अटल जी की जब सरकार थी तो जोशी जी ने बोला था कि इलाहाबाद में IT हब बनाया जाएगा। कहाँ है IT हब? हम जैसे रोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे और बॉम्बे जाके जॉब करते 70,000 80,000 रुपए कमाते हैं, क्या घर पे देंगे? हम चाहते हैं कि इलाहाबाद में IT हब आए। इन्फोसिस, TCS, माइक्रोसॉफ्ट। भाई साहब, आप पहले तो वहाँ चलिए, एंकर आप नहीं है, मैं हूँ, चलिए उधर, मुझे आपको पीछे भेजना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेटीएम जैसी कंपनियां इलाहाबाद में है ताकि रोजगार बढ़े, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बड़पन बढ़े। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो यहाँ ये सबकी सरकारों पर सवाल जाएगा कि इतने साल हो गए, इलाहाबाद है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, होनहार छात्र हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी जो है अपना प्लांट खोलने को तैयार नहीं है? सबको पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ता है। देखिए, इस प्रयागराज से एक विद्वान नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हुआ करते थे, और 2004 में उनको यहाँ की जनता ने नकारा, हार गए किन्हीं कारणों से। जब पुनः सरकार बनी भारतीय कांग्रेस की, तो इन लोगों ने IT हब को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये जवाब में कांग्रेस के पास सवाल ये बताइए, उन्होंने कहा कि जो इनिशिएटिव भाजपा की तरफ से लिए गए थे, कांग्रेस की सरकार बनी तो उसको हटा दिया गया, आपने उसको डंपिंग बिन में डाल दिया। इस देश के अंदर जो है ये बचकाना बात है। इलाहाबाद को केंद्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस ने बनाया। इलाहाबाद में NCR का 7 जोन का हेडक्वार्टर कांग्रेस ने बनाया। इलाहाबाद को एजुकेशनल हब कांग्रेस ने बनाया। IT सेक्टर का हब कांग्रेस ने बनाया। ठीक है, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों चली गई? इस पर भी तो जवाब दे दीजिए। इन मुद्दों पर तो चुनाव लड़ चुके होंगे आप। इस मुद्दे पर सीधा सा सवाल है, हम जो है हिंदू और मुसलमान का विभाजन नहीं कर पाए। अरे सबसे बड़ा आरोप तो कांग्रेस पर ही है कि आप हमेशा मुसलमानों के वोट लेने के लिए भाजपा से डराते रहे मुसलमानों को। सबसे बड़ा तुष्टीकरण का आरोप तो आप ही पे लगता है। हम तुष्टीकरण की कभी राजनीति नहीं किए। अच्छा, हमने तो बहुत मासूम दलील है आपकी। जी, आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मात्र एक नेता, प्रोग्रेसिव नेता और विजनरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए मंच से और मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि IT हब के सिलसिले में 22 लाख नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार 22 में करेगी। और भाजपा सरकार जिसने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, पूरे 5 साल पेपरों को लीक कराती रही है। ठीक है, आपने अपने मैनिफेस्टो में बात की है कि IT से जुड़े छात्रों को आप नौकरी देंगे। सबसे पहले तो आप पीछे चलिए आप, किसी का सवाल नहीं लिया जाएगा जो इस बैरियर को क्रॉस करेगा। पीछे चलिए आप व्यवस्था बनाइए, तब तक ये चर्चा यहाँ पर जारी है। हम सिराथू सीट की भी चर्चा कर रहे थे। प्रयागराज की सिराथू सीट जो है वो इस वक्त बेहद दिलचस्प मुकाबले के लिए अपने चर्चा में है। यहाँ से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल।
और चर्चा ये चल रही है कि फंस रही है क्या सिराथू सीट, दिक्कत हो रही है क्या? पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करने खुद अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं और यहाँ के जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो पटेलों के साथ अगर MY यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो वो एक मजबूत दावेदार हो जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज माननीय मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज अखिलेश जी का जवाब देने आए थे और सिराथू में केशव जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। जितने लोग बकबक कर रहे हैं इनका मुंह बंद हो जाएगा 10 मार्च को। अच्छा ठीक है, आप अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सिराथू सीट पर प्रचार करने के लिए खुद अखिलेश यादव आए हैं। हालांकि उनके खुद के करहल सीट से चुनाव लड़ने पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सिराथू के लिए दावेदारी कितनी मजबूत है पल्लवी पटेल की? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करहल सीट उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत अखिलेश यादव जी की होने वाली है। और सिराथू में मैं एक दिन प्रभारी बन के रहा था, वहां पे केशव भगाओ अभियान चल रहा है और केशव भगाओ अभियान के तहत पल्लवी पटेल जी 50,000 वोटों से 10 मार्च को जीतेंगी। यहीं पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जनता के बीच चलते हैं, इधर चलते हैं। ये बताइए एक मिनट आप उधर होइए। ठीक है, उठाएंगे अभी, क्योंकि सिराथू सीट पे चर्चा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। देश के युवा बेरोजगारी से और प्रदेश की महिलाएं महंगाई से और खेत में किसान साल से परेशान है। अब पूरा प्रदेश ये प्रदेश की सरकार बदलना चाहता है और हम समाजवादी सवाल क्या है? भाषण तो वो भी दे रहे हैं, दूर रहिए आप। बीजेपी से हमारा सिर्फ यही सवाल है कि युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा और महंगाई से निजात कब देंगे? ठीक है, क्या सवाल है आपका? मैम, हम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जब यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो सिर्फ अपनी इच्छा और सपने लेकर के नहीं आते, माँ बाप परिवार के सपने जुड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपके मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, उसका क्या हुआ? और दूसरी चीज, जब हम यहाँ तैयारी करने आए हुए हैं तो इन्हीं के एक नेता है वरुण गांधी, इन्हीं के पार्टी के, अभी कल का ट्वीट है 12 घंटे पहले का, वो कह रहे हैं कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। जब सवाल पूछेंगे कि इस बयान को राजनीतिक तौर पे देखा जाए या वाकई इसमें दम है? एक मिनट, सबको समय मिलना चाहिए। मैम, अभी प्रवक्ता जी ने कहा कि कर्मचारी इलाहाबाद में दोषी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इलाहाबाद में स्वास्थ्य का बजट सबसे अधिक होता है, जबकि यहाँ 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है और SP सिंह को यहाँ पे बैठाया गया है क्योंकि वो पैसा सीधा केशव प्रसाद मौर्य के पास जाता है कि 8 महीने से तनख्वाह नहीं देने वाले इस बीजेपी सरकार को बताइए। इस महंगाई में 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिले मेडिकल कॉलेज में, और स्वास्थ्य का बजट सबसे ज्यादा बजट है। आप बड़ा गंभीर आरोप यहाँ डिप्टी CM पर लगा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पर लगा रहे हैं, क्या आधार है? ये तो सिराथू सीट को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एकदम लग रहा है जैसे यहाँ मोर्चा खोल दिया गया है। पल्लवी पटेल की जो आप बात कर रहे हैं, पल्लवी पटेल तो लड़ना ही नहीं चाहती थी चुनाव, उनको फंसाया गया, उनको वहाँ फंसाया गया। उन्होंने बहुत आग्रह किया अखिलेश जी से कि हम नहीं लड़ना चाहते, पर अखिलेश जी ने पूरे दबाव बना के, क्योंकि बड़ी पार्टी है, उन्होंने दबाव बना के पल्लवी पटेल को वहाँ फंसा दिया। पर निश्चित ही हम लोग जीतेंगे चुनाव। अच्छा, फंसा दिया गया पल्लवी पटेल को। वो कह रहे हैं जबरदस्ती उनको जो है वो चुनाव में लड़वाने के लिए मैदान में उतारा गया, वो तो चाह भी नहीं रही थी कि हार जाएंगी। पल्लवी पटेल, बहन पल्लवी पटेल जी सिराथू से ऐतिहासिक जीतने वाली हैं। नहीं, लेकिन डिप्टी CM के सामने खड़ी है वो। केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़े कद के नेता है, OBC के नेता है, तो कैसे क्या टक्कर दे पाएंगे? जैसे आप उन्हें बड़े कद का नेता बता रही हैं, वैसे उनके बड़े बड़े कुकर्म भी इलाहाबाद की आम जनता जानती है। और सिराथू में बहन पल्लवी पटेल जी ऐतिहासिक चुनाव जीतकर केशव भगाओ अभियान को 10 मार्च को सच करेंगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर हो रहा है। इस बार महिलाओं के लिए जो महंगाई भाजपा ले आई है उसको अखिलेश जी दूर करेंगे। ठीक है, ये आपके दावे हैं। कोई सवाल आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। पीछे चलिए। अनुशासन जो तोड़ेगा उसके आगे माइक नहीं जाएगा। आप पीछे चलिए, माइक छोड़िए, ये मेरा काम है। मैम, बीजेपी प्रवक्ता हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब नौकरियों की बात आती है तो वहाँ पर भेदभाव क्यों करते हैं? पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? इसका 69,000 वैकेंसी के बारे में बोले। आप पीछे चलिए। मैं पुलिस से कहूंगी कि आगे आए वो, मैं पुलिस से कहूंगी
हाँ जी, सवाल ये आया है कि जो आरक्षण के हकदार थे या कुछ पिछड़ी जातियां या एससी, उनके साथ जो है आप लोगों ने बहुत गलत किया है और उनकी अपॉर्चुनिटी आपके कारण या आपकी गलत नीतियों और सिलेक्शन के कारण रखी रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ आरोप निराधार है। अभी आपने देखा होगा कि शिक्षकों की भर्ती हुई और योगी जी ने आरक्षण की कड़ी नीति अपनाकर और उनको नौकरी दी। यह आरोप निराधार है। अच्छा, तो आप खारिज कर रहे हैं इस आरोप को? वकीलों का एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमें स्थापित करना चाहती है हाईकोर्ट या नहीं करना चाहती है? ये यही रहना चाहिए, ये भाजपा से सवाल है। पश्चिमी ठीक है, हाईकोर्ट की बेंच वेस्ट यूपी में, जिसका प्रॉमिस प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात दोहराई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच, क्या ये आश्वासन भरे या आप इसके लिए बड़ा वादा कर रहे हैं? ये सवाल यहाँ पर वकीलों की तरफ से आ रहा है। नहीं, हमने कभी आश्वासन दिया, वह नीतिगत फैसला है, वह सरकारें करेंगी, हमारे फैसले से कुछ नहीं होने वाला। और न हमने कभी वादा किया और न अभी हम बनाने जा रहे हैं। चलिए, क्लियर जवाब आपने सुन लिया, बेधड़क। आगे आइए, आप आगे आइए। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रोशन उपाध्याय। देखिए, जितनी हल्ला हो रही है इसका एक ही मुद्दा है। सब लोग चाह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी को भगाएं, लेकिन हल्ला उसी के पीछे होता है जो आगे होता है। सब लोग पीछे लगे भगाएं। क्यों लगे हैं? जानते हैं कि आ जाएंगे तो दोबारा से बुलडोजर चल जाएगा और जो इधर उधर छिपे हैं वो भी भग जाएंगे। अब एकदम साफ हो जाएगा, टुकड़ों की राजनीति। पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक ये कह रही है कि योगी राज को आप इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि बुलडोजर का दायरा यदि बढ़ गया, बुलडोजर की जद में और आ गया तो बड़े बड़ों के जो है वो पोल खुल जाएंगे। आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि बुलडोजर जहां जहां भी चला है वो भेदभाव से चला है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात आपको बता रहा हूं कि जनता का आक्रोश आप देखिए, कर्मचारी का आक्रोश आप देखिए, नौजवानों का आक्रोश देखिए। सारे लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विकल्प मानकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ये दावा कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक का रुख करते हैं आपने। जी जी, मैं अनुरोध करूंगी शांति बनाए रखे, वरना आप ही के सवालों का जवाब आप नहीं सुन पाएंगे। आप ही के सवालों का जवाब आप नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पर चर्चा चली प्रयागराज को लेकर, यहाँ चर्चा सिराथू सीट को भी लेकर चली। दिलचस्प मुकाबला यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बीच हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, उनको जबरदस्ती केशव प्रसाद मौर्य के सामने हारने भेज दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, समीकरण उनके साथ भी बहुत मजबूत है। पटेल वोटर है और अगर एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कोई बड़ी टक्कर दे सकती है। और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई तरह के आरोप भी जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में समीकरणों की बात नहीं होती है। अगर आप समीकरणों की बात करती हैं तो आप उस जनता का अपमान कर रही हैं जो मतदान करने जा रही है। जनता मतदान करती है उन कार्यों पर, जिन कार्यों पर सरकार चुन के आई होती है। उसका अपना घोषणा पत्र होता है, उसका अपना संकल्प पत्र होता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है। जैसे विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो परीक्षा के आधार पर जो उसने किया होता है, जो उत्तर लिखे होते हैं, उनके आधार पर उसको अंक मिलते हैं। तो अंक जो आपने कार्य किए हैं उसकी समीक्षा के आधार पर मिलता है, ये समीकरणों का आधार नहीं होता है। तो अब 10 मार्च को इसके परिणाम आएंगे और जो उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट है, उसमें जिसने जो आंसर दिए हैं उसके आधार पर। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, काम का चेक। बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम ही नहीं किया प्रदेश में और सिराथू की जनता उनको हटा के मानेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ठीक है, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद जो है एजुकेशन का गढ़ कहा केशव प्रसाद मौर्य का एसपी सिंह से डायरेक्ट संदेश है और कर्मचारी के हित में बोल रहे हैं कि कर्मचारी दोषी है। इनसे पूछा जाए कि कर्मचारियों का 8 महीने तनख्वाह स्वास्थ्य। पीछे चलिए, आप पीछे चलिए, पीछे चलिए। मुझे बसपा नेता के पास जाने दीजिए। आप पीछे चलिए, पीछे चलिए। बसपा नेता के पास कैमरा जाने दीजिए, कैमरा जाने दीजिए बसपा नेता के पास। ये बताइए, यहाँ समीकरणों की बात हो रही है, यहाँ विकास की बात हो रही है, यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों के विकास की लिस्ट की बात हो रही है। 2017 में 2 सीटें आपने भी जीती थी, वो जीत का दायरा बढ़ेगा या इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है? बिल्कुल बढ़ेगा। ये जो
जुमलेबाजी या विरोधाभासी सरकार से जनता ऊब चुकी है। भाजपा, सपा, कांग्रेस जो बदले की भावना से राजनीति करते हैं, उनको 10 मार्च को यूपी की जनता सबक सिखाएगी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रही है। ठीक है, ठीक है, आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। पीछे आइए, पीछे कुछ लड़कियां, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, कैमरा यहाँ लाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे भाई साहब, उधर उत्तेजित ना होइए, उधर हो जाइए, उत्तेजित ना चाहेंगे कि आज तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा भी मतलब सपा सरकार से ये कहना है, उनको किस बेसिस पे वो वोट दिया जाए। सपा सरकार में कभी भी महिलाएं सुरक्षा में नहीं रहती हैं, उनके में हमेशा गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है। सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहेंगे? क्या एज है आपकी, क्या पढ़ाई करती हैं आप? मैं ये मीडिया लाइन की पढ़ाई कर रही हूँ, एंकरिंग, रिपोर्टिंग। मेरा भी जनता से इसी तरह से। क्या एज है आपकी? फर्स्ट टाइम वोटर है, वोट दिया है अभी तक आपने? फर्स्ट टाइम वोटर, इस टाइम में फर्स्ट टाइम वोटर। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, लड़की है, फर्स्ट टाइम वोटर है, लड़की है, और सवाल पूछ रहे हैं सपा से कि जब सपा की सरकार होती है तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, गुंडे तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है, तो हम आपको क्यों चुने? ऐसा मैं अपनी छोटी बहनों से बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी के ही समय में सुरक्षा के लिए 1090 के आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, और ये जो आप लोगों के ऊपर एक परसेप्शन थोपा गया है, ये गोदी मीडिया के द्वारा थोपा गया। मीडिया पे कुछ नाम मत लगाइए भाई साहब, मीडिया पर नाम मत लगाइए, अपना जवाब दीजिए। वोटर अगर आप पर सवाल उठा रहा है तो अपना जवाब दीजिए, मीडिया पर दोषारोपण मत करिए। माइक आपके भी सामने लगा रही हूँ, उनके भी सामने लगा रही हूँ। ये असलियत है हिंदुस्तान के अंदर आज जो राज चल रहा है। ये हमारी छोटी बहनें अभी पहली बार वोटिंग करने जा रही हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये झूठ और नफरत का कारोबार जो आपको दिखाया जा रहा है वो आप देख रही हैं। अखिलेश यादव जी से ज्यादा विजनरी पहली बार वोट दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षाओं को देखते हुए अभी तक चल रहे हैं। तो सपा सरकार में हमेशा देखने को मिला है सबसे ज्यादा महिलाओं ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात पीछे हटिए, आप पोडियम से इधर हटिए, भाई साहब आप उधर हटिए, मैं भी देख रही हूँ, सब आप भी देख रहे हैं, उधर हटिए, आप इधर उठिए, पीछे चलिए आप। सवाल महिला सुरक्षा पर उठ रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई हम सपा सरकार में हमें उतनी सेफ्टी महसूस नहीं होती, लेकिन एक नौजवान ने यह भी सवाल पूछा, एक लड़की ने यह भी सवाल पूछा है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए आपने क्या किया है? महिलाओं की सुरक्षा पे जो मेरे विद्वान मित्र कह रहे हैं, इनके गायत्री प्रजापति कहाँ थे और कहाँ है अभी, इसलिए इनका सुरक्षा का सवाल तो समाप्त हो गया। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल यही समाप्त होता है कि गायत्री प्रजापति को देखिए। दूसरा, हमने सुरक्षा के लिए रोमियो चलाया था, और आप देख लीजिए आज 12 बजे रात को भी लड़कियां सुरक्षित चल रही है। कोई ये माफिया राज खत्म करके रामराज्य ला दिया है हमने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि माफिया को खत्म करके आपने राम राज्य ला दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं बसपा के लगा। बेकाबू मत होइए, पीछे जाइए आप, बेकाबू मत होइए, पीछे जाइए आप, बेकाबू मत होइए, पीछे जाइए आप। कौन सी पार्टी की तरफ से? पीछे जाइए आप, अनुशासन नाम की चीज नहीं है। 3 बार मैंने देखा, आप बार आ रहे हैं यहाँ पर। जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि शो अंतिम पड़ाव में आप? मैं यहाँ पे देख रही जो तरीके से भाजपा और सपा, इससे पता चलता है कि कितना सबका साथ सबका विकास है। तो इसलिए हम इनको बताना चाहते हैं कि मिल जुमले वाली बातों को खत्म करें, और किसान पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारा निजीकरण किया जा रहा है, सारा कुछ बेचा जा रहा है। देश का नौजवान परेशान है, नौकरी नाम पे जीरो है, जिनको नौकरी दे गई वो भी भाजपा वाले ले लिए। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। हाँ, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बीमा का एजेंट होता है, भय का डर दिखा के जो है बीमा करवाता है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात कब तक करेंगे? मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जाति धर्म की राजनीति के बारे में पिछले 5 सालों में यहाँ पे बेरोजगारों की गढ़ मान ली गई है, जो किसी समय में विद्यार्थियों का गढ़ हुआ करता था। आप लोगों ने पोलराइज कर दिया बातों को। छात्र के लिए बात पूछिए, एनटीपीसी में सवाल हुआ है, लेकिन आप चैनल थे नहीं।
सब मुफ्त की बातें कर रहे हैं, सब मुफ्त की बातें कर रहे हैं। रोजगार और महंगाई की बात किसी ने नहीं। हेलो मैडम, मेरा सवाल भाजपा और सपा दोनों से है। माइक आपके सामने। मेरा सवाल भाजपा और सपा दोनों से है, क्योंकि दोनों आरक्षण का विरोध, दलितों का पिछड़ों का विरोध करती हैं। दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध मुलायम सिंह ने संसद में किया था, और त्रिस्तरीय आरक्षण का विरोध अखिलेश यादव ने किया। सवाल सुनिए आपने। आरक्षण के मुद्दे पे मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूँ कि दलित और ओबीसी दोनों की विरोधी भाजपा सरकार है। ये नई हवा और नई सपा है। अखिलेश यादव जी के साथ मुसलमान दलित ही नहीं बल्कि हर वर्ग का लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। आप कह रहे हैं नई सपा है, ये नई सपा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पर भी आरोप है, आरक्षण को लेकर आप पर भी आरोप है। शो खत्म करना है, क्लोजिंग रिमार्क। हम कहीं आरक्षण खत्म नहीं करने जा रहे। आपको मंच से आश्वासन देते हैं कि कोई आरक्षण पे आज नहीं आने वाली है। दलित बंधुओं, पिछड़े बंधुओं का जो आरक्षण है वो सदैव जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, या आरक्षण की विरोधी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अनुषा